वक्त हो गया है आज के दृष्टिकोण यानी मेरे हर्षवर्धन त्रिपाठी के साथ दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण। YouTube पर ये अकेला ऐसा शो है जिसमें आपको दिन भर की खबरें मिल जाती हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर कृषि कानून पर है और वैक्सीन पर है, लेकिन उसकी बात मैं करूं उससे पहले जो 4 महिला पायलट जो सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु और नॉर्थ पोल और 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उन्होंने और वो केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु पहुंची। तो ये शानदार सफलता जो उन्होंने हासिल की है, एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान, तो उसको महिला पायलटों ने तो मातृशक्ति को एक कहें कि ये ताकत दिखती है। तो दुनिया को हम बताते हैं ये तो ठीक है, खुद को भी एहसास हम करते हैं, जिसको कई बार कहा जाता है कि स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं है। जो महिला कर सकती है वो पुरुष कर सकता है, जो पुरुष कर सकता है वो महिला कर सकती है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहली खबर है, तो उन लोगों को नमन करते हुए मैं अगली खबर पर बढ़ता हूं। कृषि कानून पर लंबी चर्चा मैंने की शाम को, और आज सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत तीखी टिप्पणियां की सरकार को लेकर और उन आंदोलनकारियों को लेकर भी। लेकिन जो मैंने कहा कि न्याय हो और न्याय होता हुआ दिखे, ये सर्वोच्च न्यायालय की हमेशा एक बहुत मजबूत धारणा रही है और इसको वो कोशिश करते हैं कि ये बनी रहे। आज भी वही हुआ, सरकार को डांट फटकार लगाई, लेकिन आंदोलनकारियों को भी, अड़ियल किसान नेताओं को भी समझाया। और जो मुझे आगे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पूरी बात मैं कर चुका हूं, पिछले वीडियो में आप फिर से सुन सकते हैं, लंबी बातचीत की थी। मुझे लगता है कि इसके बाद एक समिति बनेगी, समिति बातचीत करेगी, रामलीला मैदान में इनको जाने की इजाजत दे दी जाएगी, वहां से ये अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर से एक कहें कि वो अन्ना आंदोलन के बाद फिर से रामलीला मैदान गुलजार हो जाएगा। और ये कुल मिला के होने जा रहा है, एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी किसानों के साथ बातचीत करेगी। मोटा मोटा मुझे आगे क्या हो रहा है वो ये होता हुआ कल फैसले में दिख रहा है। अभय चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है, वो एलनाबाद से विधायक हैं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि 26 जनवरी तक अगर समस्या का समाधान नहीं निकला तो 27 जनवरी को इसी चिट्ठी को उनका त्यागपत्र मान लिया जाए, क्योंकि वो चौधरी देवीलाल की परंपरा के हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो मैं भी किसानों के लिए, किसानों के हक में ये इस्तीफा दे रहा हूं। सोनिया गांधी, आज विपक्षी नेताओं से उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत में कैसे कृषि कानून पर क्या रणनीति बनाई जाए इस पर चर्चा की गई। जल्दी ही ये लोग बैठक कर सकते हैं, जो संसद का सत्र, बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले ये बैठक करने की कोशिश होगी। इसके अलावा कल एक और फैसला आएगा जो बड़ा महत्वपूर्ण है। डीएमके के सांसद हैं तिरुचि सिवा और राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा, इन्होंने इन तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़ा किया है। कल सर्वोच्च न्यायालय इस पर भी फैसला सुनाएगा। यह सुनना दिलचस्प होगा कि जिसे इतने दिन से कहा जा रहा है, आखिर सर्वोच्च न्यायालय उसको कैसे देखता है। लेकिन एक सवाल बड़ा है, इसका जिक्र आज सर्वोच्च न्यायालय के सामने अटॉर्नी जनरल ने किया, के वेणुगोपाल साहब ने। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को भी पूछना चाहिए था कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो किसान नेता अपने आप को कह रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि हमने कल करनाल में वो सब कराया, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो 700 जगह पर किसान कानूनों के समर्थन में सभा कराएगी और हम उन सभी जगह विरोध करेंगे। विरोध तक ठीक है, लेकिन मंच तोड़ दिया, हेलीपैड तहस नहस कर दिया, ईंट पत्थर बरसाए, बात करने वालों पर पत्थर। ये है गुरनाम सिंह चढ़ूनी और किसान नेताओं का, अड़ियल किसान नेताओं का चेहरा। इस आधार पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हरियाणा पुलिस को यह काम करना चाहिए, दिल्ली पुलिस को यह काम करना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय की कल की बातचीत में, कल के फैसले में इस पर भी बात आनी चाहिए। 14 जनवरी को एक बड़ी ये खबर है, देश की खबरों के बीच में ये अंतर्राष्ट्रीय खबर, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। वो चाइनीज वायरस मूल कहां है, चाइनीज वायरस है या नहीं, कोविड-19 कहां से शुरू हुआ, इसकी जांच के लिए 14 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम
पहुंचेगी चीन में। वुहान से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इस सब की जांच वो करेगी। और जो वहां का चीन का जो स्वास्थ्य प्राधिकरण है उसने ये जानकारी दी है। और अभी पहले तो उसके लिए तैयार नहीं था चीन। जब विश्व स्वास्थ्य जो सभा है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसके चेयरमैन बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दूसरे ऐसे देशों की अगुवाई में जापान, जब एक प्रस्ताव पारित किया गया तो फिर चीन को पीछे हटना पड़ा और उसके पक्ष में कोई देश खड़ा नहीं हुआ। भारत में क्या स्थिति है? भारत में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और कैसे टीकाकरण शुरू होगा, कैसे टीका लगेगा, किन लोगों को लगेगा, उस सब पर चर्चा की। कई तरह के पक्ष आए, इसमें भी थोड़ी बहुत राजनीतिक कोशिश हुई। नवाब मलिक ने एक बहुत ही कहें कि बेहतर चेहरा पेश करने की कोशिश की, लेकिन दरअसल वो राजनीति कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले टीका लगवाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा असहजता है, भरोसा नहीं है, जबकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस पर पूरा भरोसा है और सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस वैक्सीन को इजाजत दी गई है। इसमें एक वैक्सीन जो सीरम बना रहा है वो तो पहले से ही लंदन में और अमेरिका में ट्रायल में है, और भारत बायोटेक की वैक्सीन पूरी तरह से भारत में है। सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दे दिया गया है। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कल से वैक्सीन यानी टीका पहुंचना शुरू हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि एक शीशी की कीमत यानी एक डोज की कीमत सिर्फ 200 रुपए रखी गई है। ये बहुत अच्छा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि शुरुआत में जो जिनको टीका लगेगा तो वो 3 करोड़ लोग जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका खर्च राज्यों को वहन नहीं करना है। और इसके बाद के क्रम में 50 वर्ष के ऊपर, 50 वर्ष के नीचे वाले जिनको कुछ ऐसी बीमारी है उनका नंबर आएगा। उन्होंने अपील की कि नेता जो सरकारों में हैं वो लोग लाइन तोड़कर इसके लिए प्रयास न करें, और ये ठीक भी है, ये जरूरी है। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने 3.5 लाख सदस्यों को कहा है कि आप लोग सबसे पहले ये टीका लगवाएं जिससे कि वो भरोसा बने। अभी जो देश में कुल संख्या है इससे संक्रमित लोगों की वो है 1,04,66,595। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2,22,526 लोग हैं जो अभी संक्रमित हैं। इसके अलावा 1,92,909 लोग ठीक हो गए हैं। 1,51,160 लोगों की हम जान नहीं बचा सके। जो रेट है जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो लोग हुए उसमें कितने लोग कुल हैं, तो अभी जो कोरोना वायरस केसेज हैं वो 2.13% रह गया है। और अभी जो कहें कि आज के मामले की अगर बात करें तो आज पिछले 24 घंटे में 16,311 नए मामले, 19,299 लोग ठीक होकर गए। ये मैंने आपको जब दिसंबर की शुरुआत में कहा था, जब लगातार 1 सप्ताह तक हुआ था कि अगर नए मामलों से ज्यादा लोग ठीक होकर जा रहे हैं तो ये बहुत शुभ संकेत हैं। और पिछले 24 घंटे में 161 जाने हम नहीं बचा सके। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में उन्होंने ये भी बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि अगले कुछ महीने में 30 करोड़ लोगों को टीका लग जाएगा। मुझे लगता है कि ये वो महीने होंगे जब देश में सामान्य स्थिति बने, इसके लिए भरोसा पैदा हो जाएगा। एक और जो कहें कि खबर जुड़ी हुई है, खबर पुरानी है, अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी है, लेकिन आज हरदीप सिंह पुरी जो शहरी विकास मंत्री हैं, नागरिक विमानन मंत्री हैं, विमानन मंत्रालय उनके पास है, तो उन्होंने शहरी विकास मंत्री की हैसियत से बताया कि 2022 की गणतंत्र दिवस की परेड नए सेंट्रल विस्टा पर होगी, यानी राजपथ की नई व्यवस्था में होगी। वो कह रहे हैं कि 2022 तक ये सब कुछ हम इस स्थिति में कर देंगे। हालांकि पूरा काम 2024 तक होगा, लेकिन 2022 की गणतंत्र दिवस की परेड उस व्यवस्था में होगी। और जो मैंने उसका प्रेजेंटेशन देखा है जो है वो बहुत शानदार तरीके से वहां जाने वाले लोगों का अनुभव एकदम बदल जाएगा। भारत के लोकतंत्र के इस उत्सव में जो लोग शामिल होंगे वो 2022 की गणतंत्र दिवस परेड यानी अगली ही गणतंत्र दिवस परेड पर बहुत अलग अनुभव होगा, बहुत सुखद अनुभव उनको होगा। और
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021 जारी कर दी है। उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे इस दौर में जब बहुत सी मुश्किलों का समय था तो नियामक और सरकार ने अपने फैसलों से घरेलू बाजार और जो आर्थिक संस्थान हैं उनको कैसे संभाले रखा। एक बेहतर तस्वीर पेश की है इस रिपोर्ट ने। झारखंड में सीपीआई माओवादियों के एक वसूली के मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है और ये बार बार हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि ये जानना समझना बहुत जरूरी है और ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर होती है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो कट्टर जो कहें कि जिनको नक्सली माओवादी अलग अलग नामों से जाना जाता है उनको भी आतंकवादी ही कहना चाहिए। ये राज्य के खिलाफ लोगों के लिए लड़ने की बात करते हैं, लेकिन ये दरअसल लोगों का अहित कर रहे होते हैं, लोगों की जान ले रहे होते हैं। वहां उनकी सारी जनजीवन की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको ध्वस्त कर रहे होते हैं। स्कूल उड़ाते हैं, चिकित्सालय उड़ा देते हैं, स्वास्थ्य कर्मियों की जान ले लेते हैं, चिकित्सा से जुड़े लोगों को वहां जाने नहीं देते हैं। जो इलाके हैं वहां पैरामिलिट्री जो अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, उनकी जान ले लेते हैं और उनको वरवर राव जैसे लोग वो सही ठहराते हैं। तो इस तरह की खबरें आती हैं तो उसको ध्यान से देखना चाहिए और मैं कहूंगा कि इनको नक्सली माओवादी के बजाय इनको भी आतंकवादी ही कहना चाहिए। भंडारा महाराष्ट्र जिला चिकित्सालय में 10 बच्चों की जान चली गई थी। उस पर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, राज्य सरकार को नोटिस भेजी है कि आखिर क्यों हो गया, इसकी जांच की जाए और उस पर रिपोर्ट सौंपी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष उससे जो जिन बच्चों की जान चली गई उनके परिवार वालों को 2 लाख रुपए और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपए देने के लिए कहा है। महाराष्ट्र से ही और एक खबर है, 2 खबरें हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोनू सूद को राहत दे दी है 13 जनवरी तक और वो जो उनका वही था कि उन्होंने भी अपना जो निर्माण है वो ठीक नहीं किया है, एक जगह पर उन्होंने उसका कमर्शियल इस्तेमाल कर लिया जबकि वो रिहायशी था। सोनू सूद ने कहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। 13 जनवरी तक उनको राहत हो गई ही, सुनवाई उस दिन होगी। और राष्ट्रद्रोह का एक मामला कंगना रनौत के भी खिलाफ चल रहा है। 25 जनवरी तक उनको गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। एक अच्छी खबर है, केरल सरकार ने सिनेमा घरों को जनवरी से मार्च 2021 तक मनोरंजन कर से छूट दे दी है और जो 10 महीने चाइनीज वायरस के रहे उस समय बिजली का बिल आधा कर दिया है और दूसरी भी जो जिसको हम कहते हैं कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया होती है उसकी वैलिडिटी बढ़ा दी है। सभी राज्य सरकारें कर रही, करना ही चाहिए। और तमिलनाडु में रजनीकांत ने अपने समर्थकों से शांत रहने को कहा है, हंगामा मत कीजिए, अब मैंने फैसला ले लिया है, राजनीति में सीधे तौर पर नहीं आने वाला हूं। आज उनके घर के सामने समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कई मामलों पर वो लगातार सक्रिय हैं। अभी उन्होंने एक नया बीड़ा उठाया है जो बेहद महत्वपूर्ण है। देश भर में ऐसी घटनाएं होती हैं कि बच्चे गायब हो जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने उसको प्राथमिकता पर लिया है और प्रशासन से कहा है, अपने अमले से कहा है, सरकार में लोगों को कहा है कि ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में हो। बच्चे गायब नहीं होने चाहिए। जो लोग बच्चों को ले जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर, गांव से शहर और वो गायब हो जाते हैं, बहुत गलत है। आज उसकी उन्होंने समीक्षा की और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश, आज सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री और अभी विधायक, पत्नी पर अत्याचार का उनके ऊपर आरोप लगा था, कुत्ते से कटवाने का आरोप लगा था और इसी सब में उनका मंत्री पद जो गया तो वापस नहीं आया। लेकिन जो पहले वो क्लीन शेव रहते थे, सफा चट थे, अभी वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के, और मेरे लिए भी पहचानना मुश्किल हो गया था। लेकिन जिस तरह से, जिस बदतमीजी से वो पुलिस अधिकारी से बात कर रहे थे और जिस तरह का नारा उन्होंने लगाया, जिस तरह की बात कही कि योगी तेरी मौत निश्चित है, हालांकि लोगों ने उसका विरोध किया और उनके ऊपर स्याही फेंक दी। अब स्याही तो पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर फेंकी जा चुकी है, तो इसलिए ये कई बार लगता है और ठीक है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने भी किया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के नाटकीय अंदाज में ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक प्रक्रिया क्यों चलती है? ये सवाल बड़ा है। क्या जमीन पर वो काम नहीं करना चाहते? मनीष सिसोदिया हर दूसरे दिन शिक्षा मंत्री को बहस के लिए बुलाते रहते हैं और यहां जब कपिल मिश्रा उनको बहस के लिए बुलाते हैं या भाजपा के नेता उनको बहस के लिए बुलाते हैं तो वो भाग खड़े होते हैं।
तो ऐसा ही उन्होंने देहरादून में भी किया। और कमाल की बात ये कि अखबार और मीडिया छापता भी है कि मनीष सिसोदिया आए लखनऊ, देहरादून, और वहां के उन राज्यों के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री नहीं आए। सवाल यह है कि आप राजनीति में हैं तो क्या इस तरह की बहस से राजनीति हो सकती है, या आपको लगता है तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की क्या स्थिति है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि दिल्ली बहुत छोटा राज्य है और वहां कुछ विद्यालयों को दिखाकर वो मॉडल आदर्श के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विद्यालय हैं, उसके बावजूद उनकी स्थिति लगातार सुधर रही है। अब ये 2022 के चुनाव में चूंकि आम आदमी पार्टी उतर रही है तो ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में ईडी ने 12 स्थानों पर छापा मारा है और ये बड़े महत्वपूर्ण है। अवैध खनन, कोयला चोरी, और इस सब में जो अनूप मांझी उर्फ लाला, जिसके लिए कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस का उसको वरद हस्त था, झारखंड से लेकर और पश्चिम बंगाल तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। ईस्टर्न कोल फील्ड, इसके अधिकारियों पर भी छापा पड़ा है, सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया है। बहुत जबरदस्त वो गिरोह चलाता था, माफिया था, अब उसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। पश्चिम बंगाल में एक और मामला आया, बेहद शर्मनाक घटनाक्रम, जो वीडियो आया है, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने माता सीता पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है और उसको सुनते हुए आप सुनेंगे तो लगेगा, आपको समझ में आएगा कि जैसे कई बार हम कहते हैं ना, देखते हैं कि मोदी विरोध करते, भाजपा विरोध करते, संघ विरोध करते, देश विरोध करते रहते हैं, वैसे ही मोदी विरोध, भाजपा विरोध, अमित शाह विरोध करते हुए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भगवान राम का विरोध करने लगती है, हिंदू विरोध करने लगती है, हिंदू आस्थाओं पर हमला करने लगती है। और हिंदू आस्था पर हमला जिस अभद्र तरीके से, अमर्यादित तरीके से किया गया है, वो बिल्कुल निंदनीय है और उसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आज जगत प्रकाश नड्डा असम में थे, सिलचर में, और जैसे वो रोड शो, रैली, वो सब किया उन्होंने। तो चूंकि असम में भी चुनाव होना है, बंगाल में करें 200 सीटें जीतेंगे, असम में वो कह रहे हैं फिर से सरकार बनाएंगे। आज वो सिलचर में थे। और लद्दाख में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आरकेएस भदौरिया जो वायुसेना प्रमुख हैं वो भी थे, अलग अलग कार्यक्रमों में थे ये लोग। और बाकायदा जो फॉरवर्ड पोस्ट होती है वहां जाकर इसका सैनिकों का हालचाल लिया और जो स्थितियां हैं उसकी भी समीक्षा की। हाँ, इसमें भारत की तरफ से हमेशा जो किया जाता है, पहले भी एक चीनी सैनिक घुस आया था, उसको छोड़ दिया था, अभी फिर एक चीनी सैनिक भारत की सीमा में आ गया था, उसको भी भारतीय सेना ने ससम्मान वापस सौंप दिया। ये भारतीय सेना की ताकत है, ये भारतीय सेना की खूबी है और हम लड़ने वाले से हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई गलती से आ गया है, और कई बार तो लगता है कि साजिशन भी आया हो, इरादतन भी आया हो, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पीएलए की नीयत जो है वो बहुत खराब है, उस पर संदेह बहुत ज्यादा होता है। आज एक आंकड़ा आया है और वो अच्छा आंकड़ा है। घाटी में, जम्मू कश्मीर में 2020 में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं 64% घट गई हैं। जाहिर है उसमें नागरिकों के जो कहें कि उनका जनजीवन पर उनके असर पड़ता था वो तो था ही, जो उनका जीवन चला जाता था उस पर भी असर पड़ा है, कमी आई है, बढ़िया प्रभाव पड़ा है। सुखद खबर है, जो पैरामिलिट्री और आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस, उनके जवानों का भी जीवन बचा है इससे, जो आतंकवादी घटनाएं 64% कम हो गई हैं। और श्रीनगर की डल झील जम गई है, तापमान 0 के नीचे -6। गुलमर्ग की खबरें आ रही हैं, श्रीनगर की खबरें आ रही हैं, तो दिल्ली में भी चूंकि पहाड़ों पे बर्फ जो पिघलती है, बर्फ जमती है, तो उसका असर दिखता है। जो थोड़ा इधर 3-4 दिनों से ठंडी कम थी, अब फिर से ठंड बढ़ेगी। 14 तारीख से फिर से ठंड अच्छी खासी रहेगी, तो अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ठंड थोड़ी कम लगती हो और लगे कि अरे अब तो ठीक हो गया, तो सर्दियां गई, तो थोड़ा सा एहतियात रखिए। यही वो समय होता है जब स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए। दृष्टिकोण में आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।